हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा था, तो बेटा आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ने जा रहे हैं। आप क्लास 10 से हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हो, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मजे की बात यह है कि इसमें हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे तरीके से डिटेल में भी समझेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि ताकि आपको इजीली समझ में आ पाएगा। तो बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की कितनी टाइप्स होती हैं? सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज की बेटा 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है वन पार्टी सिस्टम, ठीक है बेटा। दूसरा हो गया वन पार्टी सिस्टम, फिर हो गया बेटा कौन सा? डुअल पार्टी सिस्टम, फिर हो गया बेटा क्या? मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम जो है ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी होगी जो एग्जिस्ट करेगी और इसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। ये कहां पे है? चाइना में है। और वन पार्टी चाइना में क्या है? एक ही पार्टी जो है वो है और इसके अलावा जो भी छोटी 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसी के साथ ही यानी उसी की एलाइज होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी एक है, यानी जो भी कंट्री का प्रेसिडेंट बनेगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का होगा। इसका मतलब कि चाइनीज कंट्री का प्रेसिडेंट एक ही पार्टी से बनेगा। अब जब पार्टी का प्रेसिडेंट एक ही पॉलिटिकल पार्टी का होगा तो आप पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं होगा प्रेसिडेंट को चेंज करने का। समझे मेरी बात? आपके पास प्रेसिडेंट को चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा। यानी एक ही पार्टी है ना, यहां समझो ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपके पास जो 2-3 लोग 1, 2, 3, 4 इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे ये उसी सेम पॉलिटिकल पार्टी से होंगे। समझ आई मेरी बात आपको? तो यू कैन चेंज योर रिप्रेजेंटेटिव बट यू कैन नॉट चेंज योर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स कि डेमोक्रेटिकली सिस्टम अच्छे से नहीं है। तो फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी की जो फीचर्स होते हैं उन्हीं में क्लास 9th में आपने ये पढ़ा कि भाई जब जो एक्ट पावर्स में है उनको चेंज करना जो है, यानी जो पावर्स जिनके पास है यानी जो रूलर है, तो पब्लिक के पास पावर होनी चाहिए उसको चेंज करने की। बट यहाँ पे पावर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास होगी कि वो रूलर को किस तरीके से चेंज किया जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? वन पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन चाइना, याद रखिएगा। दूसरा आ गया बेटा 2 पार्टी सिस्टम यानी डुअल पार्टी सिस्टम। इसको कहते हैं बेटा डुअल पार्टी सिस्टम। ये है यूएसए में। यूएसए में क्या आपके पास ऑप्शन ए या बी। अब ऑप्शन है डुअल पार्टी सिस्टम का, या तो आप ए को वोट कीजिएगा या फिर बी को वोट कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, है ना। तो मसला ये है, सर रुकना थोड़ा। हुआ ये कि डुअल पार्टी सिस्टम में या तो ए है या तो बी है। तो जब यहाँ ए है या बी है इसका मतलब या तो प्रेसिडेंट ए का बनेगा या तो प्रेसिडेंट बी का बनेगा। समझ आई मेरी बात आपको? अब ये कहां पे है? यूएसए में है। या ए का प्रेसिडेंट बी का प्रेसिडेंट। अब भाई मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो है इंडिया में, और इंडिया वर्ल्ड का मतलब टॉप पे डेमोक्रेटिक कंट्री है। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिलीजन्स के, सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस और सबसे ज्यादा कल्चर्स के मानने वाले लोग कहाँ हैं? इंडिया में। तो दैट में हमारे पास पार्टी भी क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन जो होगा बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगा, यानी कोई भी बंदा जो 18 इयर्स एज कंप्लीट करता है उसको राइट टू वोट होगा और हर एक वोट की एक वैल्यू होगी। तो दैट मीन्स कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी इंडिया में वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर होंगी वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी बेटा? वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगी। तो जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी तो वहां पे पब्लिक को यानी लोगों को एक बहुत बड़ी चॉइस जो है वो मिल सकती है, जिससे पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन सकती है। मेरी बात समझ आई आपको? क्या समझ आया आपको? वन पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी दैट इज डुअल पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। बेटा आपको एमसीक्यू आए, वन पार्टी सिस्टम कहाँ है? चाइना में।
डुअल पार्टी सिस्टम कहाँ है? यूएसए में। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है? इंडिया में। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को इजीली से चुन सकते हो। समझ आई मेरी बात? तो अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हो तो भी आपके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बेटा। अब होता क्या है कि जब हम देखते हैं बेटा पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी से कि भाई आपके पास 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इनमें डेमोक्रेटिकली सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिकली कौन सी होगी? तो भाई डेमोक्रेटिकली तो मल्टी पार्टी सिस्टम सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि पब्लिक को सबसे ज्यादा ऑप्शंस जो हैं जिस सिस्टम में मिल रहे हैं वो वही पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा। तो as far as the one party system is concerned, the China is concerned, तो डेमोक्रेटिक तरीके से, सॉरी यार माइक गिर गया, ठीक है, वो कहते हैं ना माइक गिरे कुछ नहीं, हम नहीं गिरने चाहिए, तो लेक्चर रुकेगा नहीं, है ना। तो माइक गिरता रहता है। बहरहाल मैं समझा रहा था आपको कि भाई वन पार्टी सिस्टम जो होगा वहां पे आपको प्रेसिडेंट चेंज करने की पब्लिक के पास उतनी ज्यादा पावर नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और माइक गिरने का फायदा हुआ, ये फायदा हुआ माइक गिरने का कि एक चीज मुझे याद आई जो आपको बतानी है, वो ये कि चाइना में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहे, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती है कि मैं, यानी कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनाएंगे और फिर चाइना में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो उनको जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उससे क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो जब उससे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसका मतलब है कि मेरे इंस्टीट्यूट के 2nd फ्लोर पे अगर कोई इंस्टीट्यूट खुलने वाला होगा और उसको मेरे से अप्रूवल लेने की जरूरत होगी, तो क्या हम अप्रूवल देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि काम का इशू होता है, सारी चीजें हैं। इसी तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी से जब अप्रूवल मांगा जाएगा तो वो अप्रूवल नहीं देंगे। समझ आई मेरी बात? ये बात। तो अब ये पार्टी सिस्टम जो है ये आपने समझना है अच्छे तरीके से और डिटेल में जाके, ताकि इसको अंडरस्टूडेबल हो जाए आपको ये। ठीक है। अच्छा, अभी साथ एक छोटा और है, छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको 2 टॉपिक बन जाएंगे। तो अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो आपका काम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है। अग्रिम कल टेस्ट तैयार करके आना, ठीक है? ग्रेट, आराम से जाओ। अब आ गया नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। बेटा 2 होंगी ना, एक होंगी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरी होंगी बेटा स्टेट या फिर रीजनल भी कह सकते हो। मेरी बात समझ आई आपको? अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अक्रॉस इंडिया होंगी, ब्रॉड बेस होगा इनका, नेशनल इश्यूज को के बारे में बात करेंगे और इनका इन्फ्लुएंस जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में होगा, तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। तो कैटेगराइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम आगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी किस कौन सी कैटेगरीज जो है, यानी कौन सी मेन पॉइंट्स फुलफिल करने पड़ते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। थैंक यू सो मच मैम। देखो हम पढ़ा रहे हैं, असल में अभी माइक गिर गया था तो मैंने कहा कि माइक गिरे तो कुछ नहीं, हम नहीं गिरने चाहिए और लेक्चर रुकेगा। तो अच्छा याद आ गया मुझे, खाने के लिए मिल जाता है बहुत ज्यादा। तो बेटा समझ आ रहा है आपको? दूसरा आ गया बेटा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस जो है वो सपोर्ट प्राइमरली जो है वो पार्टिकुलर स्टेट में होता है। तो ये फोकस करते हैं रीजनल इश्यूज को। रीजनल इश्यूज मतलब जो स्टेट के रिलेटेड इश्यूज होंगे। तो बेटा त्रिमूल, अच्छा मैंने यहाँ नहीं ना बताया आपको, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी यानी BJP या आप आम आदमी पार्टी, ये सारी की सारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अब किसी भी पॉलिटिकल अच्छा स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में TMC आ गई, उसके बाद आ गया द्राविड़ा मुनेत्र, उसके बाद नेशनल कांग्रेस आ गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गया, PDP आ गई, ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले जो काम होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर होना होता है।
तो किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, डिपेंड्स करता है कि वो स्टेट जो है वो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है उसको रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगी। तो दूसरी चीज जो है वो ये है कि इन दोनों को आपने इनके एग्जांपल्स पढ़ लेनी है। पार्टीज का नाम याद होना चाहिए। जेके बॉस का एग्जाम आने वाला है ना, इतना अच्छे से तैयार कर दो, इतना अच्छे से तैयार करो ना कि ताकि एग्जामिनर जो है ना वो परेशान हो जाए जब मार्किंग करे आपकी। इतने पॉइंट्स में लिखो। तो इस तरीके से आपने तैयार करना है। जब आप इतने अच्छे से तैयार करोगे, मेहनत करोगे, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तुम्हें कामयाबी के पीछे नहीं भागना है, आपको मेहनत करनी है। और जब मेहनत इतनी जोर शोर से करोगे तो कामयाबी आपके पीछे आएगी। यानी मेहनत को इस तरीके से ला लो ना यार, मेहनत खुद ही परेशान हो जाए और कामयाबी आपके पीछे आ जाए। बहरहाल अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और हमारे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।